नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक हैं, उनकी आंखों में उसी समय से अजित पवार चुभते आ रहे हैं, जब इनको भारतीय जनता पार्टी ने अंगीकार किया था महाराष्ट्र की राजनीति में अपने एनडीए गठबंधन में इनको शामिल किया था। तब भी ये सवाल उठे थे कि जरूरत क्या है? एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के पास इतने एमएलए हैं कि वो आनंद के माहौल में अपनी सरकार चला रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी पार्टी की जिसका कैरेक्टर ही अलग तरह का है, जिसके विचार ही अलग तरह के हैं, जिसकी नीतियां, जिसके कार्यक्रम ही अलग तरह के हैं। और कौन नहीं जानता है कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार किस विचारधारा की राजनीति करते रहे हैं। याद करिए, जब योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए महाराष्ट्र गए थे, तो उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का उद्घोष वहां भी किया था। और उनकी सभाओं में जिस तरह की स्पार्किंग देखने को मिली थी, बटेंगे तो कटेंगे जब वो बोलते थे, उसका संदर्भ देते थे, तो पूरी सभा में जितने जोश के साथ इसको फॉलो किया जाता था, तालियां बजाई जाती थी, करतल ध्वनि की जाती थी, वैसा तो हरियाणा में भी देखने को नहीं मिला। अब जो उस समय इसकी मुखालफत हुई, इसका विरोध हुआ, वो अजित पवार की तरफ से हुआ। चूंकि ये गठबंधन सहयोगी थे, साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने इस पर ऐतराज किया कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। और लोगों की समझ में आते देर नहीं लगी कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं, और इनके दिल में एक्चुअल में कौन बसता है, या इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, किस तरह की राजनीति ये करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग तब भी सहज नहीं थे, आज भी सहज नहीं हैं इनके साथ। और उस संदर्भ को मैंने क्यों यहां उल्लेखित किया, क्योंकि आज फिर इनका एक ऐसा ही बयान आ गया। और ये बयान भी ऐसे समय आया है जब अभी नागपुर में नंगा नाच होकर के निपटा है इन लोगों का, मुसलमानों का, दंगाइयों का। और वहां जिस तरीके से हिंदुओं की गाड़ियों को, कारों को निशाना बनाया गया, उनमें आग लगाई गई, उनको पत्थरों से, ईंटों से तोड़ा गया, उनके घरों को निशाना बनाया गया, महिला पुलिस कर्मियों की अस्मत पर हाथ डालने की कोशिश की गई। और बहाना क्या बनाया गया कि सब जो लोग जुलूस निकाल रहे थे औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर के, वो जय भवानी और जय शिवाजी के नारे लगा रहे थे, इसलिए इन लोगों का खून खोल गया और इन्होंने पत्थरबाजी कर दी। अजीबोगरीब तर्क हैं इनके। और औरंगजेब से जो इनका लगाव है, जो औरंगजेब के प्रति इनका समर्पण भाव है, और जिस तरीके से औरंगजेब के खिलाफ अगर कोई बयान दे दे तो इनका खून खोलने लगता है, इस पर तो सोचने का विषय है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू राजाओं का कत्लेआम किया, उनका खून बहा, जिसने मंदिर तोड़े, जिसने भारत की मूल संस्कृति का दमन किया, उसको भ्रष्ट करने की कोशिश की, ये लोग आज उसकी कब्र को लेकर के इतने परेशान हैं कि कोई कब्र को हाथ न लगा दे, कोई कब्र को हटा न दे, कि जगह जगह ये लोग दंगे कर रहे हैं।
और केवल बात ये नहीं है, औरंगजेब वाली नहीं है। औरंगजेब एक बहाना हो सकता है। जो वक्फ संशोधन बिल आने वाला है, जिसकी तैयारी हो रही है, एक्चुअल में असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के और अखिलेश यादव, कांग्रेस के नेता, तमाम जितने भी ये सो कॉल्ड सेकुलर जमात के लोग हैं, वे जिस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी, ये उसका भी नतीजा है। क्या कहा है अजित पवार ने, जरा एक बार देख लेते हैं। इफ्तार की दावत उन्होंने आयोजित की। उनके सिर पर आप देख रहे हैं किस तरह की टोपी है, वो किस तरह की चद्दर अपने कंधे पर डाले हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आमतौर पर मुसलमान लीडर जो हैं वो डालते हैं। उसी अंदाज में उन्होंने इफ्तार दावत दी। और क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मुस्लिम भाइयों को जो आंख दिखाएगा, झगड़ा लगाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। इफ्तार पार्टी में बोले अजित पवार। उनका ये बयान इसलिए भी लोगों को बहुत ज्यादा चुभ रहा है कि नागपुर में जिस तरीके से हिंदुओं को, उनके घरों को निशाना बनाया गया और जिस तरह का तांडव वहां पर किया गया, उस पर अजित पवार चुप्पी साधे हुए हैं। अगर कोई बोल रहा है तो वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे तो नागपुर वाली घटना को लेकर के काफी भड़के हुए हैं और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और उनके नेतृत्व वाली शिवसेना और संजय राउत और आदित्य ठाकरे के बयान आए हैं, और बजाय हिंसा करने, आगजनी करने और हिंदुओं के घरों पर पत्थर फेंकने वालों की निंदा करने के बजाय, उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने के बजाय, जिस तरह के बयान इन लोगों के आए हैं और इन्होंने देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांगा है और सवाल खड़े किए हैं कि वहां तो संघ मुख्यालय है, वहां दंगा कौन कराएगा। यानी इनके कहने का आशय, और ये कहते हैं कि नितिन गडकरी भी वहीं से हैं, देवेंद्र फडणवीस भी वहीं से हैं, बावनकुले वगैरह का भी सबका वास्ता नागपुर से है, तो वहां तो 10-11% मुसलमान हैं, वहां दंगा कौन कराएगा। यानी हिंदुओं पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और उस पर भी एकनाथ शिंदे का विधानसभा में गुस्सा फूटा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा क्या है। देवेंद्र फडणवीस, जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं नागपुर हिंसा के बाद से ही कि वो ढीले हैं, वो कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं, योगी आदित्यनाथ से कोई सीख नहीं लेते हैं, अब उनकी जो कार्रवाई हो रही है उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि वो योगी आदित्यनाथ जैसी कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई करने के आदेश ऑलरेडी जारी कर दिए हैं। आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहां पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, सरकार उनको मदद करने वाली है।
जो भी हमारे नियम हैं उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो बांग्लादेश का कनेक्शन आ रहा है इस दंगे से, इसकी जांच कराई जा रही है। सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई गई कि साहब एक चादर थी, उस पर आयतें लिखी हुई थी, ये पूरी तरीके से झूठ था। इसको तैयार किया गया, यानी फैब्रिकेटेड तरीके से वो तैयार किया गया और कोई वीडियो बना करके उसको फैलाने की कोशिश की गई। अफवाह फैला करके लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया और बांग्लादेश से भी किसी ने ये कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पूरी मूवी आनी बाकी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस पर हम बहुत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, उन्होंने ये कहा नहीं लेकिन उन्होंने संकेत दिए कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कार्रवाई की जाएगी। जहां बुलडोजर चलाने की जरूरत होगी वहां बुलडोजर चलेगा। देवेंद्र फडणवीस जहां योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और नागपुर में दंगाइयों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और बहुत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। 101 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कुछ पर एनएसए लगाया गया है और बड़े पैमाने पर कई स्तरों पर दूसरे तरीके की जांच शुरू हुई है। यहां तक कि जो बांग्लादेश के साथ तार जुड़े हुए हैं पूरे घटनाक्रम के, उसको भी देखा जा रहा है और जो भी इसमें शामिल हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ जो बयान आया है देवेंद्र फडणवीस के बयान और कार्रवाइयों के उलट अजित पवार का, और वो भी इफ्तार दावत के मौके पर कि हम जो हैं मुसलमान, मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूं और कोई मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वैसे तो लोगों में इसे लेकर के ही काफी आक्रोश है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं को अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ जो है भड़काऊ बयान देने, भड़काऊ भाषण देने की धाराओं में मामले दर्ज किए गए। तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और उनकी गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए। और आपत्तिजनक नारे तो कहां कहां नहीं लगे हैं, अभी जंतर मंतर पर लगे हैं। जंतर मंतर पर बड़े भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उनके खिलाफ मामले दर्ज क्यों नहीं किए गए हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। और केवल जंतर मंतर की बात नहीं है, देश में अनेक जगहों पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। हैदराबाद में देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो इन लोगों को दूसरे तरीके से संबल देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको गलतफहमी का शिकार बना रहे हैं अपनी वोट परस्ती में और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते। इधर मैं देख रहा था कि कई ऐसे चित्र मुझे देखने को मिले हैं। एक तो जरा ये देखिए, ये तेजस्वी यादव हैं, ना ये महाकुंभ गए, ना ये जो दूसरी गतिविधियां होती हैं उसमें शामिल दिखाई देते हैं, लेकिन गोल टोपी लगा करके
ये इफ्तार की दावत खाने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से जरा ये एक चित्र देखिए, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी थी, जिसमें आपको अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं, सोनिया गांधी भी दिखाई दे रही हैं और जया बच्चन भी नजर आ रही हैं। जब आप देश में एक गलत मैसेज देते हैं, गलत मैसेज इस सेंस में कि जया बच्चन महाकुंभ पर क्या बयान दे रही थी, गांधी परिवार से क्या कोई भी इस बार महाकुंभ गया, या ये दोनों, या तीसरा भी अखिलेश यादव, ये अयोध्या गए क्या, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए क्या, उसके बाद कभी भगवान राम के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए गए क्या? नहीं गए। और लगातार ये संकेत देना कि जो हिंदुओं के त्योहार हैं, जो हिंदुओं से जुड़े हुए आस्था स्थल हैं, अगर कोई उनकी बात करेगा तो वो सांप्रदायिक है। अगर शोभा यात्राएं निकलती हैं, दुर्गा पूजा होती है, महाकुंभ में 66 करोड़ लोग अगर डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं तो वो सब सांप्रदायिक हैं। और अगर कोई मुसलमानों के इफ्तार दावत में शामिल होगा तो वो सेकुलर है, वो धर्मनिरपेक्ष है, वो पंथ निरपेक्ष है। ये जो एक माहौल इस देश में बनाने की कोशिश हो रही है, इसकी वजह से ही दंगे, फसाद, आगजनी, पथराव और ये जगह जगह जो जनहानि और धन हानि हो रही है, ये हमें देखने को मिल रही है। धर्म स्थलों को लगा लीजिए, कहीं कोई जुलूस निकल रहा है, मस्जिद के पास से जुलूस कैसे निकल रहा है, नारेबाजी कैसे हो रही है, इस तरह के सवाल 80-82% जो बहुसंख्यक आबादी है देश की, उसको सुनने को मिल रहे हैं और ये लोग जबान नहीं खोलते हैं। कहीं भी दंगा हो जाए, किसी का गला काट दिया जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोग बोलते तक नहीं है, उसकी निंदा तक नहीं करते हैं। और जो भी हमले होते हैं, जो भी दंगे फसाद, आगजनी तोड़फोड़ होती है, उस पर इनकी चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है। तुष्टीकरण की हदें ये लोग पार कर रहे हैं और इसीलिए जो मुस्लिमों में जो दंगाई हैं, वो खुल करके खेलते हैं और किस किस तरह के बयान इनकी तरफ से आ रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर नागपुर से अभी भी धमकी देने वाले बयान आपको सुनने को, पढ़ने को मिल जाएंगे। और हिंदुओं के पर्वों को, तीज त्योहार को, महाकुंभ को, अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, इनको सबको किस तरीके से ये जो पूरी सेकुलर ब्रिगेड है, जो अभी ये दावत तोड़ते हुए आपको दिखाई दिए हैं, ये सब कभी सोनिया गांधी को देखा है किसी हिंदू पर्व में, हिंदू त्योहार में किसी के घर जाते हुए, या किसी के सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हुए, या महाकुंभ या दूसरे जगहों पर जाते हुए? नहीं देखा होगा। अखिलेश यादव भी महाकुंभ में इसलिए चले गए, चुपचाप डुबकी लगाया है, क्योंकि मिल्कीपुर में एक उपचुनाव होने वाला था, वरना ये महाकुंभ में नहीं जाते। तो अभी जो नागपुर में हुआ है और उसको लेकर के जिस तरह का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, ये अपने आप में चिंताजनक है। और एक बार फिर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए हैं अजित पवार को लेकर के। एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो एक ही है, लेकिन अजित पवार ने जिस तरह की बात की है, क्या ये प्रासंगिक है? क्या इस समय इस तरह की बयानबाजी इनकी तरफ से होनी चाहिए? और अगर ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, तो फिर आप इस सरकार में क्या कर रहे हैं? ये सरकार तो
किसी को ये देख करके परेशान नहीं करती है कि ये मुसलमान है या पारसी है या जैन है या बौद्ध है या फला है या ढिमकाना है। किसी ने अगर कानून के विरुद्ध काम किया है, और मुसलमानों के खिलाफ तो कार्रवाई हो नहीं रही है, दंगाइयों के खिलाफ जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, जिन्होंने महिला पुलिस कर्मियों की असमत पर हाथ डालने की कोशिश की है, जिन्होंने हिंदुओं के गाड़ियां तोड़ी हैं, घरों पर पथराव किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। जर्नलाइज करना और एक ऐसा बयान देना कि जैसे मुसलमानों को टारगेट बना रही है सरकार, या अलग अलग राज्यों में भी जैसे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई है। तो ये एक बार फिर से सोचने का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अजित पवार जैसे लोग जो खुले आम तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं और अपने आप को मुसलमानों का खैर ख्वाह बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और नागपुर में जो कुछ हुआ उस पर चुप्पी साधे हुए थे, तो ऐसे लोगों को क्या आगे लेकर के इनको चलना चाहिए, ये सवाल तो खड़े होंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।